Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of Shakespeare. So you are fully aware about the topic. यह जो क्लास है यह शेक्सपियर महोदय का है. तो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट इज कॉल्ड हैमलेट और प्रिंस हैमलेट या द ट्रेजेडी ऑफ प्रिंस हैमलेट. जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह क्या है? प्रिंस हैमलेट. बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन चल रहा था. उसके बाद यह हुआ था कि अबाउट द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ द प्ले पे डिस्कशन होगा. तो उसके पहले जो प्रश्न आपको दिए गए थे उन प्रश्नों का उत्तर देख लें, फिर टॉपिक पे प्रोसीड किया जाए. तो जो प्रश्न आपको दिया गया था वह परहैप्स दिस इज Who stated these lines? Whither should I fly, O God? यह प्रश्न आपको दिया गया था. Who stated these lines? क्वेश्चन नंबर 1 है Who stated these lines? WHITH whither should I fly, O God? Whither should I fly, O God? What a crime I have committed. What a crime I have committed. जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वह यह था. यह किसका स्टेटमेंट है? तो जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? वह लेडी MACDUFF. यह किसका था? ध्यान रखिएगा, लेडी मैकबेथ नहीं लिखा गया. यहाँ क्या लिखा गया है? लेडी मैकडफ लिखा गया. मैकडफ लिखा गया. मैकबेथ आपको बताया गया है कि मैकबेथ अपॉइंटेड टू ब्रेवोज माने भाड़े के हत्यारे कि टू किल द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ मैकडफ. Then you can question why Macbeth was angry with Macduff. जब चुड़ैलों ने अभी का मतलब इन द फर्स्ट मीटिंग देयर इज नो मेंशन ऑफ मैकडफ. ध्यान रखिएगा, जो पहली मीटिंग होती है मैकबेथ की उसमें दो ही लोग होते हैं. एक कौन होते हैं? बैंको होते हैं, मैकबेथ होते हैं. वहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं होता मैकडफ का. Then why Macbeth, after getting the throne of Scotland, became a bloodthirsty fellow? या after killing King Duncan became a bloodthirsty fellow and took the life of Lady Macduff and her children who were totally innocent about the matter. वह पूरी तरह मामले से इनोसेंट है. जैसा कि आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लिखा गया है कि वो Who stated these lines? Whether should I fly, O God? What a crime I have committed. मैंने कौन सा अपराध किया? You too कहती है, आगे लाइन है पार्शियल टूवर्ड्स तो मेन. आदमियों का आप भी पक्षपात करते हैं. He is a brave, he is a thorn. वह अमात्य है. He is also a noble man and his means my husband कहती. मिलिट्री जनरल, he can face Macbeth. वह फेस कर सकता है बट ही escaped due to fear. वह डर के मारे छिप गया. He can save his life from the cruel hands of Macbeth but not I. What crime my this little child has committed, oh dear God? Whether I should fly. हम कहाँ भाग जाएं कहती. मैंने क्या अपराध किया है? तो perhaps among the characters of the play Macbeth, Lady Macduff is the most pitied character. कहीं न कहीं से देखें कि सी प्लेज द रोल ऑफ नेमसिस. ये नेमसिस का रोल प्ले करती हैं. आगे आप देखेंगे जो मैकडफ हत्या करता है यही इसीलिए वह रेवेंजफुल हो जाता है कि विदाउट एनी प्रॉपर, अगर देखें तो विदाउट एनी एंगेजमेंट, विदाउट एनी रिलेशन टू द मर्डर ऑफ द किंग और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द थ्रोन ऑफ मिस्टर मैकबेथ, ही टुक द लाइफ ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. इसी के लिए मैकडफ नाराज़ होता है. तो यह लाइन किसकी है? लेडी मैकडफ की है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वह क्या है? हाउ मेनी मर्डर्स वर अपॉइंटेड बाय मैकबेथ? हाउ मेनी MURDER murderers were appointed by Macbeth to kill Banquo and his son. FLENC. तो जो राइट रिस्पांस है 2 + 1 = 3। अब देख, यह है हाउ मेनी मर्डर्स वर अपॉइंटेड। चले लिख दिया जाए तो समझाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मर्डर्स वर अपॉइंटेड बाय मैकबेथ टू किल लेडी मैकडफ? हाउ मेनी murderers were appointed by Macbeth to kill Lady Macduff लिखा गया, her children। तो यह कितने हैं? 2, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकडफ फ्लाइज फ्रॉम। मैकडफ फ्लाइज फ्रॉम, तो कहाँ जाता है? स्कॉटलैंड टू आयरलैंड, देन इंग्लैंड। तो जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? यह है। नेक्स्ट जो 5th लास्ट क्वेश्चन है वह है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकबेथ्स कैसल? व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकबेथ्स कैसल? BE before and after, BECOMING, becoming the king। तो becoming the king पहला क्या है? इन्वर्नेस, INVERNESS। दूसरा क्या है? डंसी नाई, DUNSINANE। ये जगह कम है, यहाँ कर दिया गया है, अभी बताया जा रहा। चले देख लें। अब जो प्रश्न लिखे गए हैं उनको एक बार फिर से आप देख लें, इनको समझ लें, क्योंकि जो प्ले हैं उनके जो प्रश्न होते हैं वो अपने आप में ढेर सारे सवालों को समेटे होते हैं। जैसे आपको बताया गया कि हु स्टेटेड दीज लाइन्स, विदर शुड आई फ्लाई ओ गॉड, व्हाट अ क्राइम आई हैव कमिटेड। मैं कहाँ चली जाऊँ, मैंने कौन सा अपराध किया है। तो कहीं न कहीं देख रहे हैं कि लेडी मैकडफ जो है, लेडी मैकडफ का कहीं से कोई दोष नहीं था, लेकिन उसको बलि का बकरा बनना पड़ता है, तो इसके बारे में बताया गया। दूसरा, हाउ मेनी मर्डर्स वर अपॉइंटेड बाय मैकबेथ टू किल बैंको एंड हिज सन। अब देखें, जो फ्लियंस है और जो बैंको है, तो द रियल डेंजर टू किंग मैकबेथ, नॉट मैकबेथ एज ए मिलिट्री जनरल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द किंग मैकबेथ। अब जो बात चल रही है वह किसकी बात चल रही है? वह राजा मैकबेथ की बात चल रही है। तो द रियल फियर फॉर मैकबेथ आफ्टर गेटिंग द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड वाज फ्रॉम द पार्ट ऑफ मिस्टर बैंको एंड हिज सिंगल सन फ्लिंस। मैकबेथ इसीलिए दोनों को फुर्सत करना चाह रहा था। ही अपॉइंटेड 2 मर्डर्स टू किल देम। उसने 2 मर्डर्स को अपॉइंट किया उनकी हत्या करने के लिए। जब वो उस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि वेयर दे हैव टू टेक द लाइफ ऑफ बैंको एंड फ्लियंस, तो एक 3rd मर्डर पहुंचता है और वह पॉइंट को लोकेट करता है। वह बताता है कि दिस इज द प्लेस वेयर यू विल गेट देम, दे विल पास थ्रू दिस प्लेस, दिस पॉइंट फ्रॉम स्कॉटलैंड टू इंग्लैंड। यहीं से वह पास आउट होंगे। तो कुल मिला के जो मर्डर्स अपॉइंट किए जाते हैं वह कितने हो जाते हैं? 2 + 1 = 3।
3 हो जाते हैं। अब आगे देखिए, हाउ मेनी मर्डर्स वर अपॉइंटेड बाय मैकबेथ टू किल लेडी मैकडफ एंड हर चिल्ड्रन। कितने अपॉइंट किए जाते हैं, तो यहाँ केवल 2 हैं, वहाँ 2 + 1 है। नेक्स्ट, मैकडफ फ्लाइज फ्रॉम, तो कहाँ जाता है, जब वह स्कॉटलैंड से भागता है तो वह आयरलैंड जाता है, उसके बाद इंग्लैंड जाता है। बट वाई मैकडफ फ्लाइज, व्हाट वाज द रीजन? ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मर्डर ऑफ किंग डंकन एंड विचेज हैव नेवर टेकन द नेम ऑफ मिस्टर मैकडफ। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया था, बट मैकबेथ, ड्यू टू द फियर ऑफ मैकबेथ, because he was fully aware that none but Macbeth is responsible behind the 2 murders. Behind the 2 murders means murder of King Duncan and murder of Mr. Banquo. कोई इनकी हत्या नहीं कर रहा। यह हत्याएं जो हो रही है वह किसके इशारे पे हो रही है? मिस्टर मैकबेथ के हो रही हैं। What was the name of Macbeth's castle before and after becoming the king? मैकबेथ के 2 राजप्रासाद थे, एक सेनापति के रूप में था। तो जब मैकबेथ सेनापति था तो उसके राजप्रासाद माने जो कासल था उसका जो नाम है वह क्या? इन्वर्नेस है। डंकन वाज मर्डर्ड इन मैकबेथ्स कासल, तो वह कहाँ होगा? इन्वर्नेस होगा। ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जाता है। वहाँ ढेर सारे सिमिलर नेम दे दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैकबेथ की हत्या डंकन की हत्या जब मैकबेथ सेनापति था तब होती है। तो सेनापति के रूप में जिस आवास में रहा उसका नाम क्या है? वह इन्वर्नेस है। लेकिन जैसे ही मैकबेथ राजा बनता है, जब राजा बनता है तो जो किला था डनसियाने, जो किला है वह दोनों लड़के भाग गए। राजा दिवंगत हो गया, अब वहाँ पे रहने लगता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। डंकन was murdered in Macbeth's castle Inverness, but Macbeth was murdered in the hands of Macduff in his castle Dunsany. दोनों में अंतर समझ लीजिएगा कि मैकबेथ महोदय की जो हत्या होती है, तो मैकबेथ महोदय की जब हत्या होती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम he was the king of Scotland and lived in the castle in the fort of the Dunsany. तो विच वॉज फोर्टिफाइड बाई हिम, ये जो डनसियाने का किला था इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करवाया था मैकबेथ ने, सो दैट दे मी कांट एंटर, जिससे कि जो शत्रु सेना है वह इसमें प्रवेश ना पा सके। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। डंकन की हत्या मैकबेथ जब सेनापति था तब होती है। जब मैकबेथ सेनापति था तो उसके महल का नाम क्या था? इन्वर्नेस था। दूसरी तरफ जब मैकबेथ राजा बन जाता है तो वह राजा बन जाता है तो जो राजा का किला है, राजप्रासाद जिसे कहा जाता है, फोर्ट कुछ भी आप कहें, उस पर कब्जा कर लेता है और उसका जो नाम है वह क्या है? डनसियन। तो मैकबेथ की जो हत्या होती है किस महल में होती है? तो इन हिज फोर्ट डनसियन, क्योंकि उस समय पे मैकबेथ को देखें, उस समय मैकबेथ क्या हैं? द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वह राजा थे। तो चलें, प्रश्न हो चुके हैं। अब जो मिस्टर हैमलेट चल रहे थे, तो हैमलेट के बारे में जो आपको पढ़ाना था वह सोर्स के बारे में जिक्र होना था। तो अब सोर्स देखें, यहाँ पे लिखा जा रहा है HAMLET, जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वह क्या है? हैमलेट और SOURC, यह इसमें 2 सोर्स हैं। तो सोर्स नंबर 1 यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वह कौन है? सैक्सो, SAXO GRAMATICUS, सैक्सो ग्रामेटिकस। अब जिसके बारे में स्टडी की जाएगी वह कौन है? सैक्सो ग्रामेटिकस जी है। शी वॉज द नेटिव ड्वेलर ऑफ एल्सिनोर, डेनमार्क। ही वाज, बस 4 लाइन लिखा जाएगा, ही वाज द नेटिव, DWE, नेटिव ड्वेलर माने मूल निवासी लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। यू आर द नेटिव ड्वेलर ऑफ एल्सिनोर, ELSINOR, डेनमार्क, and published his book and
PUBLI and published his book Historica Danica. His book HISTORICA DENICA, कहीं कहीं DENNI से देता है, हिस्टोरिका डेनिका. द हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, द HIST, द हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, DENMARK. इन 1514, इन 1514 है भैया, 1514. And in the 4th chapter of the book, and in the 4th माने चौथा लिखा गया, and in the 4th chapter of the book, the book का मतलब Historica Danica, he has given the legend of Amleth. He has given the legend of AMLETH. ये ध्यान रखिएगा, डेनिश में हैमलेट को एमलेथ कहा जाता है. द लीजेंड ऑफ एमलेथ, द लीजेंडरी स्टोरी ऑफ हैमलेट मीन्स द LEGENDARY स्टोरी ऑफ HAMLET, story of Hamlet, in which real story of Hamlet is given, in which real historical story of Hamlet is given. चलें देख लें. आपको इसके पहले भी बताया गया था कि बेसिकली देख रहे हैं कि शेक्सपियर हैज़ टेकन द 2 सोर्सेस. 2 चीज़ें हैं. एक तो कि व्हेन शेक्सपियर वाज इंस्पायर्ड टू कंपोज अ प्ले अंडर द टाइटल हैमलेट. शेक्सपियर कहाँ से प्रेरित होते हैं? फ्रॉम वेयर शेक्सपियर गेट्स इंस्पायरेशन टू कंपोज अ प्ले अंडर द टाइटल हैमलेट. कहाँ पे प्रेरित होते हैं वह आपको बताया गया है. ऊर हैमलेट, एन इनकम्प्लीट ट्रेजेडी कंपोज्ड बाय थॉमस किट, एन इनकम्प्लीट ट्रेजेडी थी, वह वहाँ से इंस्पायर होते हैं. लेकिन जो सोर्स है जहाँ से शेक्सपियर ने इसको रिवाइज किया, रिवाइज ही नहीं किया है, देयर इज़ ग्रेट चेंज इन द स्टोरी या इन द थीम एंड ट्रीटमेंट विच इज़ प्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर बिफोर अस अंडर द टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. तो यहाँ पे जो मेन सोर्स है, ध्यान रखिएगा, जब भी परीक्षा में पूछे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ हैमलेट, मेन सोर्स ऑफ हैमलेट, तो वह क्या होगा? सेक्सो ग्रामेटिकस होगा. इनके साथ 2 चीज़ें प्लस थी. एक तो ही वाज द नेटिव ड्वेलर ऑफ एल्सिनोर. यह जो एल्सिनोर है यह क्या है? द कैपिटल ऑफ डेनमार्क. हैमलेट की जो कहानी घटित होती है वह कहाँ घटित होती है? एल्सिनोर, डेनमार्क. ऐसा माना जाता है कि जो हैमलेट की स्टोरी है इट हैपेंड नियरली 1400 AD, 14वीं शताब्दी की घटना है. और इन्होंने कब दिया है? इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th century, अप्रॉक्सीमेट 110 ईयर्स आफ्टर. 110 साल बाद इन्होंने स्टोरी को दिया है. और इनकी जो रचना है हिस्टोरिका डेनिका, द हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, उसके 4th चैप्टर में जो 4था अध्याय है उसमें क्या दिया गया है? द लीजेंड ऑफ हैमलेट, लीजेंडरी स्टोरी ऑफ हैमलेट जो उसमें दी गई है. यह रियल स्टोरी है. अब देखें, लेकिन जो रियल स्टोरी ऑफ हैमलेट या एमलेथ, अभी इनके जो डेनिश नेम है वह लिखाए जाएंगे. तो डेनिश लैंग्वेज में हैमलेट को एमलेथ कहा जाता है, AMLETH, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑमलेट नहीं है. तो यहाँ पे देखें जो स्टोरी दी गई है उसमें अंतर क्या है? अंतर आपको पहले बताया गया है कि टेकिंग द अप्रोच ऑफ ए हिस्टोरियन एंड अ ड्रामेटिस्ट, देयर इज ग्रेट डिफरेंस ऑफ द अप्रोच. आप नमूना देख लें, व्यक्ति का जैसा नज़रिया होता है वैसा ही उसकी सोच होती है, या जैसी सोच होती है वैसा ही उसका दृष्टिकोण होता है. अब देखें, यू कैन गेट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फ्रॉम द टेम्पल, द विजिट ऑफ टेम्पल
मंदिर दर्शन से आप ले सकते हैं। मंदिर दर्शन से जब मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं द ग्रेट मॉब ऑफ पीपल, ग्रेट मॉब ऑफ पीपल देखते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। सम आर द ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड हु सीज नथिंग ओनली द फेस, वह कुछ नहीं देखते, केवल ईश्वर का दर्शन करने गए, उनको देखते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि तो सर्टेन पिक पॉकेटर्स हु आर ऑल्सो इन डिस्गाइज फॉर्म, दे आर प्रेजेंट देयर, दे हैव नथिंग टू डू विद द गॉड, उनको ईश्वर की प्रतिमा से, द स्टेचू द आइडल ऑफ गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। दे पीप हियर एंड देयर टू फोकस ऑन देयर वर्क एट द टाइम ऑफ ओवर क्राउड, जब ओवर क्राउड होती है तो अपने कार्य पे फोकस करते हैं। स्थान मंदिर है। अगर कोई जंग डीलर जाता है, जंग डीलर मीन्स कबाड़ी होता है, तो जो कबाड़ी होता है वह मंदिर में जाता है तो ही हैज नथिंग टू डू विद द मनी, विद द पॉकेट ऑफ द स्टैचू ऑफ द गॉड, मनी पॉकेट ऑफ पीपल एंड द स्टैचू ऑफ गॉड। न तो लोगों की जेब से कोई मतलब है, न वहाँ प्रतिमा से। वह देखता है कि व्हाट इज ओल्ड एंड रॉटन हियर, देन टू कंसल्ट टू द मेन पिस्ट ऑफ द टेम्पल, यहाँ का जो मेन पिस्ट ऑफ टेम्पल है उससे हमें कंसल्ट करना है, उससे मिलना है। वो देखता है, वो यस आई कैन परचेज इट, इसको मैं खरीद सकता हूँ, यह दरवाज़ा पुराना। तो जो नज़रिया होता है इतिहासकार का वह अलग होता है। इतिहासकार का एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। जो उसका दृष्टिकोण होता है यह कि टू रिलाई ऑन द रियलिटी एंड रिप्रेजेंट ओनली द रियलिटी बिफोर द रीडर्स। जो ऐसे कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स होते हैं उनको छोड़ देता है। जितनी सत्य घटनाएं होती हैं, ट्रू फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को वह देने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ देखें, जो हिस्टोरियन होता है वह क्या एन एक्सपर्ट कुक होता है, हु मेक्स एवरीथिंग डिलीशियस, हर एक चीज़ को मीठा बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। सपोज दैट व्हाट वाज इट्स अर्लियर फॉर्म। आप नमूना देख लें, जब आप ढाबे में दाल खाते हैं, दाल फ्राई खाते हैं, 4 बजे भोर बस पहुंची, 6 बजे भोर बस पहुंची, तो क्या 4 बजे 6 बजे कुकर चढ़ा हुआ है कि ताज़ी दाल बनी है? वह दाल क्या है? द डे बिफोर टुडे, आज के दिन के पहले की। हो सकता है कल शाम की होगी, कल दोपहर की, कल सुबह की, लेकिन इतना बढ़िया कुक कर देता है। जब आप खाते हैं तो आप कहते हैं हाउ टेस्टी इज़ द पल्स। तो जो नाटककार होता है एक एक्सपर्ट कुक की तरह होता है, पुरानी स्टोरी की तरह बढ़िया फ्राई कर देता है कि वही हमको टेस्टी लगने लगते हैं। और शेक्सपियर को देखें, ही वॉज ए ग्रेट मास्टर ऑफ ब्यूटीफुल फैंसी एंड इमेजिनेटिव कलरिंग। एक सुंदर कल्पना करता था, एक इमेजिन करता था और उसकी फैंसीफुल कलरिंग कर देते थे। तो जो इन्होंने स्टोरी दिया है, वह जो कहानी है उसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना इंटरेस्ट किस में आएगा, जो रियल स्टोरी है जो इन्होंने दिया है। हैमलेट को पता चलता है, हैमलेट कहता है ओके इट्स गुड, आपने मारा है, ठीक है। रात में रोशनदान से घुसता है, क्योंकि पहले के रोशनदान भी बड़े थे, चाचा के कमरे में, और चाचा की हत्या कर देता है। मांस को टुकड़े टुकड़े करके वह कुत्तों को खिला देता है। पोलोनियस को किले की दीवार से फेंक देता है। दूसरा जो सोर्स है वह बेले फॉरेस्ट का है। अब बेले फॉरेस्ट महोदय क्या थे? वह ड्रामेटिस्ट थे। बेले फॉरेस्ट फ्रांस के रहने वाले थे। अब जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने जो दिया है वह एक नाटक है। उन्होंने मैक्सिमम उसको कुक करने का प्रयास किया है, स्टोरी को ट्विस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह क्वालिटी नहीं आ पाती है जो कि शेक्सपियर में है। उसके पीछे 2 रीज़न था कि शेक्सपियर कंपोज द प्ले आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी एंड कमांड वो द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन। शेक्सपियर को आप देख लीजिए, जब तक नाटकीय संकलन का मतलब लेखन पे कमांड नहीं हो जाता है, शेक्सपियर महोदय ने ट्रेजेडी की तरफ हाथ डाइवर्ट नहीं किया था। जब उनको लगता है कि अब हमारे को मास्टरी एंड कमांड हो गया है, तब वह जो है, यह क्या है, सोर्स नंबर 2 है, हाथ लगाते हैं। यह है बेले फॉरेस्ट, BELLEFOREST। यह सेकंड सोर्स है। ही इज अ फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, ही इज अ फ्रेंच। यह कहाँ के हैं? यह फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं। एंड हैज़ आल्सो पब्लिश्ड अ प्ले,
and has also published a play under the title Histories Tragicus. Tragicus during 16th century. During 16th CENT। अब इन्होंने फ्रेंच में लिखा। जो तीसरा सोर्स है उसको भी देख लीजिए, ऊर हैमलेट बाय थॉमस केट। यह जो लास्ट सोर्स है वो है। तो अब देखें यह क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा। यह फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थे, तो इन्होंने स्टोरी को चेंज करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन जो इनका प्ले है उसमें वह क्वालिटी विजिबल नहीं होती है जो कि शेक्सपियर में होते हैं। एंड परहैप्स दिस इज द रीजन दैट द प्ले वाज अनेबल टू गेट सो पॉपुलरिटी। यही रीजन है कि वह उतनी लोकप्रियता को प्राप्त नहीं होता, है। अब शेक्सपियर कहाँ से इंस्पायर्ड थे, तो वह कहाँ से थे, ऊर हैमलेट, आपको बताया गया है। तो जो ऊर हैमलेट बाय थॉमस किड है, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन हो चुका है। तो ये आपके सोर्स रहे जिनके बारे में आपको बताया गया है। अब देखें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। अब कैरेक्टर के बाद लाइंस फैक्ट्स होते हैं। तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले टू चेक द रियल नेम। आप जानते हैं इस नाटक में कुछ पात्र ऐसे हैं जो कि न्यू इन्वेंशन ऑफ शेक्सपियर हैं, जो कि वह कैरेक्टर्स जो हैं वह क्या हैं, वह इन्वेंशन ऑफ शेक्सपियर महोदय के हैं, जिनको कि उन्होंने इन्वेंट किया है। तो उसके पहले देखें जो रियल नेम है, यहाँ पे लिखा जा रहा है द ORI ओरिजिनल नेम्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। यहाँ पे ओरिजिनल नेम। अब ओरिजिनल का मतलब क्या है, यह इंग्लिश में है, इंग्लिश में। यह क्या है, डेनिश में, डेनिश में है। जो इनका हैमलेट्स फादर है, या SENI सीनियर हैमलेट, या इनको ओल्ड हैमलेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। इनका नाम क्या था, किंग हॉवरेंडी, किंग HOVE है सारी RENDI, यह इनका नाम था। दूसरी तरफ देखें जो इंग्लिश में है गर्ट्यूड GERTRUDE, यह गर्ट्यूड हो जाते हैं। इनका नाम क्या है, गेरुथ है, GERUTH, इनका नाम जो है वह गेरुथ है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है यह HAMLET या प्रिंस हैमलेट, प्रिंस हैमलेट है। इनका नाम क्या है, AMLETH है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लॉडियस है, CLAUDIUS क्लॉडियस। इनका नाम क्या था, फेंजान, FENG है, GEON। तो चलें देख लें, यह था, यह ओरिजिनल नेम है। यहाँ पे जो लिखा गया है वह इंग्लिश नेम है। जो हैमलेट के फादर हैं, डेड फादर ऑफ हैमलेट, उनको सीनियर हैमलेट या ओल्ड हैमलेट कहा जाता है। लेकिन जो स्टोरी है उसमें, जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें उनका नाम किंग हॉवरेंडी दिया गया है। DI है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, DI। नेक्स्ट गर्ट्यूड, GERTRUD, ध्यान रखिएगा, यह इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। गर्ट्यूड की स्पेलिंग तो लोग कहते हैं GETRUD, गेट्रूड। तो गर्ट्रूड गेट्रूड में अंतर है। इनका जो रियल नेम है वह क्या है, वह गेरुथ है, GERUTH।
नेक्स्ट प्रिंस हैमलेट या हैमलेट का रियल नेम क्या है? एमलेथ है। नेक्स्ट क्लॉडियस का रियल नेम क्या है? हेंजाना। अब देख, द न्यू कैरेक्टर विच वॉज इन्वेंटेड बाई शेक्सपियर एंड ऑलवेज रिमेन्स फेथफुल towards Prince Hamlet since the beginning till the very end of his life, and even the most faithful, most reliable and the best courtier for Hamlet। अगर हैमलेट को देखें, उन्होंने शायद होरासियो का सजेशन फॉलो किया होता तो भी हैमलेट कैन ओवरकम फ्रॉम द ट्रेजेडी, वह त्रासदी से मुक्ति पा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उनको एक सनक। अब देखें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको लिख करके उनके बारे में जो कुछ है वह बता दिया जाता है। अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, यह इम्पोर्टेंट क्या है? CHARACT कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले लिखा जा रहा है। तो अब उसमें नंबर 1 पे क्या नाम है? PRS प्रिंस HAMLET। नंबर 1 पे क्या है? प्रिंस हैमलेट जी हैं। इनके अंदर 2 कमी थी। ही वाज अ पैशन सेव, यह इनकी सबसे बड़ी कमी थी। अ मैन ऑफ नोबल इन एक्शन, अ मैन ऑफ नोबल इन एक्शन, डिले इन वर्क, DELAY इन वर्क, ओवर ब्रूडिंग मैन, ओवर BROO ओवर ब्रूडिंग मैन। ये जो इनकी कमजोरियां हैं यह लिखा जा रहा है। यह इंडिसिजिव मैन, INDICI इंडिसिजिव मैन, इनको देखें। बिफोर हिज डेथ he appointed young prince Fortinbras, FORTIN, the next king of Denmark, and Horatio, RATIO, the heir of all his personal प्रॉपर्टी। चलें देख लें, बताने को तो ढेर सारी चीज़ें हैं, सब लिखी नहीं जाती। तो नाटक की शुरुआत होती है, तो जब नाटक की शुरुआत होती है तो वह नाइट से होती है, वह नाइट से होती है। नाइट में देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं, जो चौकीदार हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे कौन कौन अपॉइंटेड हैं। बर्नार्डो महोदय, मार्सिलस महोदय है, फ्रांसिस्को महोदय है। यह लोग ड्यूटी चेंज होती है। वहीं पे बताते हैं कि वी हैव सीन, अभी तक सब मैटर ढका हुआ था। इनका जो हेड ऑफ द स्कॉट्स है वह कौन है? होरासियो है। सो आफ्टर द डेथ या आफ्टर द मर्डर ऑफ सीनियर हैमलेट, Horatio was called back from Wittenberg, the University of Germany, where he was studying in graduation with Prince Hamlet। होरासियो को कॉल बैक किया जाता है एंड ही वाज अपॉइंटेड द चीफ ऑफ द स्कॉट्स ऑफ द कासल एंड स्पेशली टू कीप अ विजिलेंट आई विद दैट कासल वेयर हिज फादर, डेड फादर ऑफ हैमलेट लिव, वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। होरासियो प्रयास करता है, पहली बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हु ट्राइड टू प्रिवेंट द घोस्ट ट्वाइस इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले। तो जो भी बर्नार्डो ने देखा, फ्रांसिस्को ने देखा, जो भी घोस्ट को देखा, नन डेयर टू प्रिवेंट, किसी ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया था। पहली बार अगर कोई रोकने का प्रयास करता है, प्रश्न पूछने का प्रयास करता है, तो वह कैरेक्टर कौन है? वह कैरेक्टर होरासियो है। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही ट्राई टू प्रिवेंट द घोस्ट, वह साइड चेंज करके चला जाता है। दूसरी बार जब आता है तो होरासियो आस्क्स 3 क्वेश्चंस, ये आगे होरासियो में आपको बताया जाए, वो उनसे प्रश्न पूछता है। होरासियो इन्फॉर्म्स हैमलेट द प्रिंस हैमलेट अबाउट द घोस्ट। प्रिंस हैमलेट आते भी हैं, आपने अगर देखा होगा एक्ट 3 में
आते भी हैं। और एट मिडनाइट व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स फर्स्ट, 1 बजे के बाद देखते हैं स्टोरी आगे आप देखेंगे। तो 1 बजे के बाद हैमलेट हिमसेल्फ इनकाउंटर्स द घोस्ट। अभी हैमलेट को डाउट है कि रियली ही इज द घोस्ट ऑफ माई फादर, यह जो है हमारे फादर का घोस्ट है कि कहीं न कहीं से एनी फॉल्स इमेज ऑफ माई फादर, अ डेविल, अ फिend हु कम्स हियर टू रिसीव मी टू क्रिएट एन आर्क इन द कंट्री। अभी भी उनको भरोसा नहीं हो रहा है। पूरे के पूरे नाटक में इनको यह डाउट मेंटेन रह जाता है, रिमेन रह जाता है। तो 2 चीज़ें हैं, हैमलेट महोदय को या तो यहीं से बैक हो जाना चाहिए, I will do nothing to fulfill the requirement, to fulfill the demand of the ghost, because it's a ghost and I am man. I have to live my life according to my own ways. एक फंडा इनका यह भी हो सकता था, मेरा जीवन है वह तो भूत है, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊँगा। यहाँ पे कमिटमेंट कर लेते हैं। कमिटमेंट यह पैसन स्लेव है। जब घोस्ट कहता है यू हैव टू टेक रिवेंज टू योर अंकल सो दैट माई सोल would go to heaven from hell, otherwise it would be damned forever in hell, हमेशा नर्क में पतित रहेगी। यहाँ भी यह कमिटमेंट कर लेते, खट से कहते व्हाट आई हैव टू डू टू माई मदर। मदर को क्या करना है वो समझाता है, टू लीव हर ऑन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पे छोड़ दीजिए। यह कितने बड़े पैशन स्लेव हैं। अब इनके मन में आ जाता है कि आई विल डू द एंटिक डिस्पोजिशन। देन ही बिगेन टू थिंक हाउ टू परफॉर्म द डीड। कितने बड़े चिंतक हैं। यह ओवर ब्रूडिंग, ब्रूडिंग माने मनन करना, इतना मनन करते हैं खट से सोच ले जाते हैं व्हाट आई हैव टू डू टेक टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रिवेंज। हम कैसे रिवेंज को फुलफिल करेंगे, टू फींच मैडनेस सो दैट देन आई वुड बी एबल टू गो एट एवरीवेयर। लोग हमारे ऊपर दया खाएंगे, हर जगह चले जाएंगे, अरे पागल है भाई जाने दो, पागल है भाई जाने दो। यह कमी है। जब आप प्लेयर्स को रिकॉल करते हैं, वह प्लेयर्स आपके पुराने फ्रेंड हैं, वहाँ पर भी उन्होंने दिखा दिया, वहाँ पर भी प्लेयर्स ने दिखा दिया कि दिस इज़ द रियलिटी बिहाइंड द मर्डर ऑफ योर फादर। तब भी अभी आपको फेथ नहीं हो पा रहा है। क्लॉडियस उठ के चला जाता है। आपको लगता है ओ यस द गिल्टी कॉन्शियस इज कैच्ड, जो दोषी है वह पकड़ा गया। तो दोषी है पकड़ा गया, देन इंस्टेंट यू हैव टू कमिट द टास्क, वी वर वेटिंग। क्यों इंतजार कर रहे थे, आपको पता था कि ही वॉज द किंग। यू कॉन्ट कंट्रोल द वेज ऑफ किंग बट द किंग कैन इजली कंट्रोल टू यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ मैन। हैमलेट ने तो अपने को अपने से विपत्ति में डाल दिया। आपने अपने को राजकुमार नहीं पागल राजकुमार घोषित कर दिया। आपको तो किसी क्षण वह गिरफ्तार करा सकता है। क्यों? ओनली ऑन द नेम ऑफ मैडनेस टेकिंग द डेंजर। वह जो है खतरे के कारण कोई भी आरोप लगा करके आपकी गिरफ्तारी करा सकता है। अब देखिए जब मदर जाती है मिलने, मदर कंसोल करती है, पर्दा हिलता है, इनको डाउट होता है यस परहैप्स द किंग इज हिडन हियर, राजा यहाँ छिपा है। खट से दौड़ते हैं, जब कुर्सी गिरती है भागता है पोलोनियस, उसको स्टैप कर देते हैं। डेड बॉडी को सेक्रेटली बरी कर देते हैं। कहाँ दफन कर दिए उसका राज नहीं खुल पाता है। ओफेलिया गॉट मैड, शी वाज अनेबल टू डेडिकेट द फ्लावर्स। वह बेचारी श्रद्धा के 2 फूल भी नहीं चढ़ा पाती, वह पागल हो जाती। तो हैमलेट हर एक कार्य के द्वारा ही हैज गेदर्ड ओनली एन एनिमी, अ न्यू एनिमी आफ्टर एन एक्शन। पागल हुआ तो चाचा दुश्मन, ओफिलिया रियल पागल हुई तो लियर्टीज दुश्मन, पोलोनियस मारा गया तो लियर्टीज दुश्मन। लास्ट तक इनको फेथ नहीं हो पा रहा है हाउ टू फुलफिल द रिवेंज, हाउ टू फुलफिल द मोटिव ऑफ रिवेंज। तो कहीं न कहीं से देख रहे हैं यह क्या है, इनडिसिजिव मैन है। अंत में देखें जब इनकी मुलाकात होती है 14 ब्रास से, जब 14 ब्रास से मुलाकात होती है इनको लगता है एम आई कावर्ड, क्या मैं कायर हूँ। फिर सॉलिलॉकी में चले जाते हैं। जब भी जरा सा प्रेशर पड़ता है तो सॉलिलॉकी में चले जाते हैं। तो बेसिकली हैमलेट इज एन अनडिसिजिव मैन। यह इनडिसिजिव मैन होते हैं। लास्ट में बिफोर हिज डेथ ही अपॉइंट्स 14 ब्रास, कहानी अभी बताई जाएगी, जो यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे है उसको अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करते हैं। और द रेस्ट इज साइलेंस। इनका जो द लास्ट स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर हैमलेट या प्रिंस हैमलेट वाज एड्रेस टू होरासियो। होरासियो को एड्रेस करते हैं
कि टू टेल द रियल स्टोरी टू द वर्ल्ड टू द पीपल ऑफ माई कंट्री। इनका जब बरियल होता है उसके बाद एक मचान पे खड़े होकर के द रेस्ट इज साइलेंस, जो अर्लियर स्टोरी है वह डिस्क्लोज कौन करता है, वह होरासियो करता है, टू द पीपल ऑफ डेनमार्क करता है। तो हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं प्रिंस हैमलेट वहाँ पे देखें तो कोई न कोई ऐसा टास्क कर देते थे कि इनकी जो इनिमिटी थी वह और स्ट्रांग हो जाती थी। आप नमूना देख लें, एलियट महोदय की एक पोएम है द फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा, जिसे कहा जाता है द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्राक, अगर आपने उसको पढ़ा होगा। तो जो प्रूफ्राक है वह मॉडर्न मैन है, उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, खुद स्वीकार करता है, कन्फेशनल हीरो है, कहता है आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून। वह कहता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया है। आई वॉज इथराइज ऑन द टेबल, जैसे एक पेशेंट होता है, ईथर दे दिया जाए तो वह अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है, वैसे पड़ा रहता है। वह भी हैमलेट का मखौल उड़ाता है। आप देख ले, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रूफ्राक क्या कहता है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर मीन टू बी, आई एम पोलोनियस अ बिट ऑब्स्ट्यूट। कहता है आप लोग गलत मत समझिएगा, सपोज दैट आई हैव नो अचीवमेंट इन द अकाउंट ऑफ माई लाइफ बट आई एम नॉट अ फुल स्काई। कहता है ठीक है, हम वेल एजुकेटेड हैं, हम समझदार हैं, हमने कोई उपलब्धि नहीं पाया, यह अलग चीज़ है, लेकिन हमने कभी गलत निर्णय नहीं लिया। तर्क उसका देखिए, हमने उपलब्धि नहीं पाया, यह सही है, लेकिन हमने क्राइम क्रूएल्टी नहीं किया, हम पागल नहीं हैं जैसे हैमलेट है, हम हो सकता है थोड़ा मंद बुद्धि के हों कहता है, लेकिन हम पोलोनियस हैं। तो कहीं ना कहीं श्योरली हैमलेट हैज़ कमिटेड द मिस्टेक ड्यू टू विच ही वॉज सिवरली पनिश्ड एट लास्ट ऑफ द प्ले, या ट्रेजिडी। चले फिलहाल अब नेक्स्ट वीडियो में इनके कैरेक्टर्स पे डिस्कशन होगा। अब जो क्वेश्चंस ऑफ द डे है उसको देख लें। मैकबेथ वाज मेनली, मैकबेथ से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 1 है, MACB वाज, इन बताना है कि इनका नेचर कैसा था। दूसरा है मैकबेथ इज कंपेयर्ड इन द प्ले विद, मैकबेथ इज इन द प्ले, मैकबेथ की तुलना किससे की जाती है, जब वो घायल सर्जेंट आता है। बैंको वाज द थॉर्न ऑफ, बैंको वाज द, यह कहाँ के अमात्य थे। नेक्स्ट, मैकबेथ स्टेटमेंट नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट रिप्रेजेंट्स, मैकबेथ स्टेटमेंट नथिंग इज बट व्हाट, ये इज है, बट व्हाट इज नॉट रिप्रेजेंट्स, REPRE रिप्रेजेंट्स, यह क्या व्यक्त करता है, आपको यह बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकबेथ सेड टू लेडी मैकबेथ आई हैव डबल ड्यूटी, इट मीन्स, मैकबेथ सेज टू लेडी मैकबेथ, मैकबेथ आई हैव डबल ड्यूटी, इट मीन्स। चलें देख लें। तो अब जो प्रश्न लिखे गए हैं उनको एक बार आप फिर से देख लें, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न आपके परीक्षा में आया करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको तैयार करें। जो पहला प्रश्न है, मैकबेथ वाज मेनली, मैकबेथ का स्वभाव कैसा था, जैसे अभी आप हैमलेट को देख रहे हैं, तो मैकबेथ इज कंपेयर्ड इन द प्ले विद, किससे तुलना की जाती है। नेक्स्ट, बैंको वाज द थॉर्न ऑफ, बैंको महोदय कहाँ के अमात्य थे, थॉर्न। मैकबेथ स्टेटमेंट नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट रिप्रेजेंट्स,
कुछ नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, क्या व्यक्त करता है? मैकबेथ सेज टू लेडी मैकबेथ, कहता है आई हैव डबल ड्यूटी, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो? तो जो यहाँ पे प्रश्न दिए जाते हैं वह हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है कि वह चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाती हैं, द थिंग्स विच आर मोस्टली टॉट यू और द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर गिवन टू यू, जो आपको अभी तक दिए गए हैं उन्हीं में से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। और आप अनसॉल्व्ड को देख लें उठा करके, ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से आते हैं। इन्हीं का मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको प्रतिदिन पढ़ लें। जैसे मैं देखता हूँ कई दिन वीडियोज़ 2-2 दिन 3-3 दिन आप लोग लेट होते हैं, वीडियो सबके पास नहीं पहुँचे होते, क्योंकि यहाँ पे तभी डबल टिक समझ में आता है जब वो सबके पास पहुँच जाते हैं। तो कई वीडियोज़ होते हैं, जैसे खास करके ग्रामर के जो बच्चे हैं उनको देखें तो वह तो 2 दिन 3 दिन बैक में ही उनका स्टडी चलता रहता है। दूसरी तरफ कुछ पीजीटी के भी ऐसे बच्चे हैं, तो आप प्रयास करिए डेली अपडेट करने का। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूँ कि टू फुलफ़िल द कमिटमेंट, इट्स माई नेचर। अगर कहीं मैं 9 बजे पहुँचने का कहता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि 9 पहुँचूँ। ठीक, जो वीडियोज़ आपको देर से पहुँचते हैं, पहले तो आपको जल्दी पहुँचते थे, उनके पीछे भी रीज़न है। आपको बताया गया कि टू रिटर्न लेट फ्रॉम द ऑफिस, देर से लौटना होता है, उसके बाद ही संभव हो पाता है। कोई टीचर तो है नहीं कि घंटी बजी और चल दो, ढेर सारे काम होते हैं, उसके बाद आते हैं तो फिर आपकी तरफ मुखातिब होते हैं, लेकिन पहुंचते हैं। हो सकता है 1 घंटे लेट पहुंचे, तो उसी तरह आप भी डेली का डेली थोड़ा देर ही सही, लेकिन उसको अपडेट करने का प्रयास करिएगा। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।